Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the weekly developments with respect to the field of Indian polity. The Indian polity related current affairs that we are going to cover in this video would be from 8th of August to 14th of August. Now as you guys all know about the situation at CBL, इस वजह से कुछ टाइम तक हम ऐसे ही वीडियोस आपको डिलीवर करेंगे, ऑलराइट। तो इंडियन पॉलिटी की वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगी, कुछ ही दिनों की बात है। वी आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट जैसे ही सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, विल बी बैक विद नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स, नॉर्मल वीडियोस इन विच यू कैन सी अस, ऑलराइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से इश्यूज हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इश्यूज टू बी कवर्ड, एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में भी कई आर्टिकल्स आए हैं, हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। देन जो क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड है वो काफी ज्यादा न्यूज में था क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर एक कमिटी बनाई थी। तो असम अकॉर्ड जिसकी वजह से ये नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी असम में हुआ था, वो काफी ज्यादा न्यूज में है, उसको देखेंगे। देन अभी रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आए हैं, तो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर आर के राघवन ने एक आर्टिकल लिखा है, द मेन ब्रिक्स टू यूज इन द इंडिया स्टील फ्रेम। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को इंडिया स्टील फ्रेम भी कहा जाता है, तो इसीलिए हम उनके आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट की अभी एक जजमेंट आई है, उसको देखेंगे कि डॉटर्स को भी उतना ही राइट है प्रॉपर्टी पे जितना सन्स को होता है, बेटों को होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो हम देखेंगे। और एंड में एक आर्टिकल था फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, राजीव भार्गवा ने लिखा है। अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की बात चल रही है, तो उस आर्टिकल को ब्रीफ में देखेंगे। वैसे आई वुड एक्सपेक्ट कि ये आर्टिकल आप खुद ही पढ़ो, उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे। नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ पे जैसा कि आप देख सकते हो 3 इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स आए हैं। व्हाई द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेल्ड इट्स पर्पस, पॉलिटिशियंस हैव बिकम adept at using and bypassing the anti defection law must be amended to make it mandatory for defectors to seek fresh elections. Now एंटी डिफेक्शन का आपने पिछली बारी की अगर हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड लीव्स दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, देन ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के बाद डिफेक्शन को आपने पीनलाइज कर दिया है कि अब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ तो आ गया, आया राम गया राम राजनीति के खिलाफ या एंटी डिफेक्शन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब आ तो गई। बट अब कई सालों के बाद हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस हैव फाउंड अ वे टू बाईपास दिस लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बावजूद भी डिफेक्शन लार्ज स्केल पे देखी जा सकती है। अभी मणिपुर का केस हुआ और सबसे बड़ा केस तो राजस्थान का हुआ है, उससे जस्ट पहले मध्य प्रदेश का केस हुआ था। तो ये सारे केसेस हो ही जा रहे हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग डिफेक्ट करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं और उनको कोई नुकसान खास नहीं होता है, कोई खास डेटरेंट नहीं रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसा डेटरेंट नहीं रहा एंटी डिफेक्शन लॉ जिससे ये जो डिफेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ये डर जाएं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि एंटी डिफेक्शन लॉ काम ही नहीं कर रहा है? राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, मणिपुर में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, प्रॉब्लम क्या है? उसी पे ये आर्टिकल्स आए हैं। ऑलराइट, नाउ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन वॉज रिडिक्यूल्ड एज आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स, ये हम जानते हैं, एंड हैड राउज्ड द कॉन्शियंस ऑफ द पीपल एंड पार्लियामेंट, leading to 52nd Constitutional Amendment Act and insertion of 10th schedule in the Constitution. Now, जैसा कि आप जानते हो, बिफोर 52nd Constitutional Amendment Act, और ये Constitutional Amendment Act आई थी 1985 में, इससे पहले इजीली एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर शिफ्ट करते रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया, जिसके बेसिस पे अगर एक इंसान आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, माइंड यू, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज मेंबर ऑफ दैट चेंबर, ठीक है? और वो डिस्क्वालिफिकेशन का हक होगा आपके स्पीकर के पास। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। डिफेक्शन इज अ स्कॉर्च फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट लीड्स टू अ लेजिस्लेटर नॉट ओनली बिट्रेइंग हिज ओन पार्टी बट ऑल्सो हिज और हर इलेक्टोरेट। कहा यह जाता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिफेक्ट करता है वो सिर्फ अपनी पार्टी को धोखा नहीं दे रहा है, अपने वोटर्स को भी धोखा दे रहा है।
क्यों अपने वोटर्स को धोखा दे रहा है वो? भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उस पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा था। जो वोटर्स थे उन्होंने उसके साथ साथ उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया था। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वोटर्स ने उस कैंडिडेट को भी वोट करा और कांग्रेस पार्टी को भी वोट करा है। कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उसको भी वोटर्स ने वोट करा है। अब वोटर्स ने वोट कर दिया कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो को, बाद में वही इंसान जो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उठ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो एक तरह से तो वोटर्स के खिलाफ धोखा हो गया ना। तो इसीलिए डिफेक्शन खराब है। क्यों? क्योंकि ये वोटर्स को भी धोखा देती है, और जहां वोटर्स को धोखा मिल रहा है वहां डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मेक सेंस? ठीक है। क्यों? इसीलिए an MP MLA fights elections on their party's manifesto, ideology and legacy. So when a legislator defects, she is also betraying the promises to his or her electorate. तो इसीलिए डिफेक्शन बहुत खराब है। और एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बावजूद, 10th शेड्यूल आने के बावजूद, अभी भी डिफेक्शन रुक नहीं रही है ना। ये जो रीसेंट केसेस ऑफ डिफेक्शन हुए हैं ना, मणिपुर का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उससे ना कई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस दोबारा से न्यूज में आ गए हैं। The recent cases of defection in Manipur and Rajasthan have also brought to the fore certain constitutional questions. जो राजस्थान में डिफेक्शन का केस चल रहा था ना, उसमें रोल ऑफ गवर्नर, रोल ऑफ स्पीकर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा था कि स्पीकर के पास कितनी पावर है किसी को डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई करने की, गवर्नर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। प्लस राजस्थान के केस में ना हाई कोर्ट ने कि हो तो होलोहान जजमेंट को एक तरह से क्वेश्चन में डाल दिया था। राजस्थान का केस अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखना। राजस्थान के केस में क्या हुआ था कि स्पीकर ने बोला था कि स्पीकर ने बस नोटिस जारी करा था और डिफेक्टिंग एमएलएज के खिलाफ, और डिफेक्टिंग एमएलएज ने राजस्थान हाईकोर्ट में डाल दिया और राजस्थान हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पीकर की पावर कितनी है, क्या स्पीकर की पावर पे स्टे लगाया जा सकता है? और कि हो तो होलोहान जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट की 1992 में, उसने तो कहा था कि स्पीकर के पास पावर है, फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने कैसे स्टे लगा दिया? प्लस ये राजस्थान के केस में पता क्या हुआ था, जो रूलिंग पार्टी थी ना कांग्रेस की, उसने गवर्नर को बोला था कि आप सेशन बुलाओ लेजिस्लेटिव असेंबली का, हमने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है, हमने कॉन्फिडेंस वोट प्रूव करना है। गवर्नर सेशन ही नहीं बुला रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए रोल ऑफ गवर्नर भी क्वेश्चन में आ गया। दो हालांकि अब जो आपके पायलट हैं और जो अशोक गहलोत हैं, उनके बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब वापस से सुलह हो गई है और अब ये चीज सारी की सारी खत्म हो चुकी है। बट जब तक सुलह नहीं हुई थी तब तक ये 3 क्वेश्चंस अब न्यूज में थे। ऑलराइट, नाउ इससे रिलेटेड ना ये जो आर्टिकल्स आए हैं, ये आर्टिकल्स कहते हैं कि अभी भी एंटी डिफेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक सुझाव तो यह आया था, ये तीसरा आर्टिकल आप देखना, लॉ मस्ट बी अमेंडेड टू मेक इट मैंडेटरी फॉर डिफेक्टर्स टू सीक फ्रेश इलेक्शंस। ये जो थर्ड आर्टिकल है ये पता है कहता है, जब भी कोई डिफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे ही कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिफेक्ट करता है, उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, कोई स्पीकर वगैरह की वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसको इमीडिएटली इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसान हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी इंसान हो, यही करना चाहिए। लॉ को आपको ऐसे अमेंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा, दूसरा सुझाव जो दूसरा आया था रिकमेंडेशन, वो आई है ये सेकेंड आर्टिकल में, पॉलिटिशियंस हैव बिकम एडेप्ट एट यूजिंग एंड बाईपासिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ इस आर्टिकल में जो रिकमेंडेशन आई है कि कैसे आप एंटी डिफेक्शन लॉ को वर्किंग कर सकते हो, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन के बारे में। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स ब्रेक अवे कर जाते हैं और वो किसी और पार्टी के साथ मर्ज कर जाते हैं या अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो वो अलाउड होगा अंडर एंटी डिफेक्शन, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, ये आपको याद रखना। पहले कभी क्या था, पहले 1/3 मेंबर्स के लिए अलाउड था कि 1/3 मेंबर्स अगर टूट जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, बट उसके बाद से इसको 1/3 से थ्रेशोल्ड को 2/3 कर दिया। तो व्हेन 2/3 और मोर मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डिफेक्ट, then it is not considered as defection, it is considered as a merger with a new political party। मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उनको अलग ही पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक है। ठीक है,
तो ये चीज है। तो अनलेस आपके 2/3 मेंबर्स अलग नहीं होते, अनलेस अगर आप डिफेक्ट कर रहे हो एक पॉलिटिकल पार्टी से और आप 2/3 मेंबर्स नहीं हो उस पॉलिटिकल पार्टी के, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ ये जो सेकेंड आर्टिकल है ना, ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि सिर्फ डिफेक्शन करने वाले लोग ही गुनहगार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें गुनहगार हैं। ये आर्टिकल कहता है कि हमने जो प्रोविजन बनाया ना, हमने जो लॉ बनाया एंटी डिफेक्शन के तहत, उसके हिसाब से तो ना जिस इंसान ने डिफेक्ट करा है उसको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, पर ये कहते हैं कि सिर्फ वो इंसान गुनहगार नहीं होता, वो पॉलिटिकल पार्टी जो उसे खरीद रही होती है वो भी तो गुनहगार होती है। जैसे ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर दोनों के दोनों गुनहगार है करप्शन के केस में, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी जो डिफेक्शन करवाती है पैसे देके और मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेचर जो डिफेक्शन करते हैं, दोनों गुनहगार हैं। अभी तक जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आया है ना, उसमें सिर्फ हम मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जो इंसान डिफेक्शन करता है उसे ही डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसी के खिलाफ पीनल एक्शन लेते हैं, राइट? उसी के खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं। बट ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो डिफेक्ट कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी प्रॉब्लम है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट रखें तो वो ये हॉर्स ट्रेडिंग ना करे, वो किसी और पार्टी के मेंबर्स को पैसा खिला के अपनी साइड पे ना लेके आए, राइट? तो ये जो सेकेंड आर्टिकल है ये क्या सुझाव देता है वो ध्यान से देखना। ये आर्टिकल ये कहता है, मैंने इस आर्टिकल का ही स्क्रीनशॉट, मतलब पूरा आर्टिकल का स्क्रीनशॉट तो नहीं है, 2 पैराग्राफ्स का स्क्रीनशॉट यहीं पे डाल दिया है। ये जो सेकेंड आर्टिकल था ये कहता है कि हमने ना अभी तक लीगल सॉल्यूशन ढूंढा है कि हम 10th शेड्यूल डाल देते हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर देते हैं, उससे क्या होगा, डिफेक्शन रुक जाएगी। पर यह आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि लीगल सॉल्यूशन से ज्यादा पॉलिटिकल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। रादर देन पनिशिंग ओनली डिफेक्टर्स, you should ensure that political parties adhere to a code of conduct, कि वो खुद ही ऐसे morally questionable चीजें, actions ना लें। Now, इस चीज पे ना ये जो 2 पैराग्राफ मैंने शेयर करे हैं, इस पे ना ये 2 पैराग्राफ क्या बताते हैं कि इस चीज से रिगार्डिंग एक कमेटी भी बिठाई गई थी अंडर वाई.बी. चौहान, ठीक है? वाई.बी. चौहान कमेटी बिठाई गई थी जिसमें बैक इन 70s, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी मेंबर वगैरह थे। तो इन्होंने पता क्या बोला था, ध्यान से देखना। द कमिटी वॉज परसेप्टिव इन इट्स रिकमेंडेशन। इट्स फर्स्ट वन वॉज, इसकी पहली रिकमेंडेशन क्या थी इस कमिटी की? रिगार्डलेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स अगेंस्ट political defections, a lasting solution to the problem can only come from the adherence by political parties to a code of conduct or set of conventions that took into account the fundamental priorities and decencies that ought to govern the functioning of democratic institutions. इनकी recommendation पता क्या थी? ये वाई.बी. चौहान कमेटी की recommendation, पहले भी इन्होंने ये recommendation करी है कि जितने मर्जी आप constitutional measures ले लो, 10th शेड्यूल डाल लो, legal measures ले लो, रियल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का तभी आएगा, लास्टिंग सोल्यूशन तभी आएगा जब खुद पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे करप्ट एक्शंस में, करप्ट मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी, एंड दे विल एडहेयर टू अ कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान किया जाएगा, ठीक है? तो ये लीगल सोल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को इस मॉरली क्वेश्चनेबल कंडक्ट से बचाना पड़ेगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा, राइट? तो ये बात की गई है बस ब्रीफ में। बाकी एंटी डिफेक्शन रिलेटेड जो इशू है उस पे हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कशन करी है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन, देन आई वुड एडवाइज यू ऑल टू प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस, प्रीवियस इंडियन पॉलिटी की करंट अफेयर्स की वीडियोस। ऑलराइट, चलो पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। नाउ जैसा कि आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनना, ये जो एनआरसी का मुद्दा चल रहा था ना असम में, और फिर उसके बाद पूरे देश में एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएबी, सीएसी वगैरह का जो मुद्दा चला है, इसका रीजन, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। 1979 से लेके 1985 तक ना असम में एक मूवमेंट चली थी जिसको हेड कर रहे थे आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। उनका यह कहना था कि 1971 के बाद ना, बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके असम में सेटल हो चुके हैं और ये पूरे असम की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं।
पहले असम असामीज का होता था, अब असम में इतने सारे माइग्रेंट्स आ गए, इन्होंने पूरे असम का कल्चर चेंज कर लिया। ये बंगाली माइग्रेंट्स ने आके सारा सिस्टम खराब कर दिया है। तो 1979 से लेके 85 तक एजिटेशन हुई थी बड़ी स्ट्रांग आसू की ना। उस एजिटेशन का रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसू ने एक अकॉर्ड करा जिसका नाम था असम अकॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दैट असम अकॉर्ड कहा यह गया था कि 1971 के बाद जो जो माइग्रेट करे हैं असम में फ्रॉम बांग्लादेश, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। हां, 1971 से पहले पहले जो लोग आ चुके हैं उनको इंडियन सिटीजन कंसीडर करा जाएगा ऑफ असम। ठीक है, तो इस असम अकॉर्ड में ना आपने 1971 की कट ऑफ डेट निकाल ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस बनाया जाएगा जिसमें जो 1971 से पहले के असम के रेजिडेंट्स हैं उनका एक रजिस्टर होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। वो लोगों को अलाउ किया जाएगा असम में रहने का। 1971 के बाद जो माइग्रेंट्स आए हैं वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा या उनको असम में सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। राइट, तो ये असम अकॉर्ड था। अंडर असम अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाना था जिसमें 1971 के बाद माइग्रेटेड लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सेपरेट करना था। ये असम अकॉर्ड था। 1985 से ये अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने की बातें चल रही हैं, बट अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट हुआ है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन इन असम करा गया था, ये एक्सरसाइज की गई थी। नाउ बहुत सारे लोग जो आंसू मूवमेंट से रिलेटेड थे ना, वो ये पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि देखो ठीक है, 1971 के बाद जो माइग्रेंट्स आए हैं उनको तो आइडेंटिफाई करके आप साइड पे कर दोगे, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो 1971 से पहले बांग्लादेश से माइग्रेट कर गए हैं, वो भी असामीज नहीं है, वो भी असम के लोग नहीं है, तो उनको आप अभी अंडर असम अकॉर्ड तो आप उन्हें सिटीजनशिप दे रहे हो, पर हमें उनसे भी डर है कि जो 1971 से पहले भी माइग्रेट कर गए थे। तो उसके लिए असम अकॉर्ड में ना क्लॉज 6 डाला गया था। अंडर क्लॉज 6 पता क्या बोला गया था? अंडर क्लॉज 6 ये बोला गया था कि जो असामीज, इंडिजिनस असामीज लोग होंगे ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको स्पेशल सेफगार्ड्स और राइट्स दिए जाएंगे अंडर क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो 1951 से लेके 1971 तक असम में माइग्रेट करे हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, पर उन्हें असमीज पीपल का टैग नहीं मिलेगा कि वो नेटिव्स नहीं है असम के। और अगर कोई नेटिव नहीं होगा असम का, तो उसे वो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस जैसे गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, ये सारे राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। नाउ क्लॉज 6 कहता है कि स्पेशल असामीज लोगों को उनके राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए कल्चरल। नाउ प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है? प्रॉब्लम यह आ जाती है कि कौन है असामीज लोग, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा ना। उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने ना एक कमिटी बिठाई अभी फरवरी में मतलब पहले ही बिठा दी थी। उस कमिटी ने ना फरवरी 2020 में अपनी रिकमेंडेशन दी है। अब उनकी रिकमेंडेशन किस चीज से रिलेटेड है? उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि कैसे आप असामीज को आइडेंटिफाई करोगे अंडर क्लॉज 6 कि कौन कौन को हम असामीज मानेंगे। एक तो ये, और दूसरा पार्ट उनकी रिकमेंडेशन का था कि क्या क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए असामीज लोगों को। ऑलराइट, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नाउ in February this year, a government appointed committee had submitted its recommendations for implementation of clause 6 of the Assam Accord. The Assam Accord was signed at the end of 6-year agitation against illegal migration from Bangladesh. Yes. अच्छा, clause 6 क्या कहता है accord का? clause 6 कहता है constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve, promote द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आ रहे हैं अपनी अलग लैंग्वेज भी लेके आ रहे हैं ना, असमीज को डर है हमारे स्टेट की लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ असामीज पीपल। ठीक है, तो ये क्लॉज बोलता है कि असामीज पीपल के कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाएगा, उनकी हेरिटेज को प्रमोट किया जाएगा। नाउ दिस क्लॉज 6 गिव्स राइज टू 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। What will be these safeguards भी? क्या क्या safeguards मिलेंगे असामीज पीपल को?
एंड ये असामीज पीपल हैं कौन हु आर एलिजिबल फॉर दीज सेफगार्ड्स, ठीक है। अब उसी के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई कि आप पहले आइडेंटिफाई करो असामीज पीपल कौन है और उनको क्या क्या सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन फरवरी में आई थी, गवर्नमेंट को इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, पर गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन पब्लिक नहीं करी थी। तो फिर पता क्या हुआ, ये जो लोग थे ना इस कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने सेपरेटली अलग से पब्लिक कर दी रिकमेंडेशंस, और अब वो रिकमेंडेशंस पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। गवर्नमेंट ने फॉर्मली रिलीज नहीं करी है रिकमेंडेशन, पर इस कमेटी के मेंबर्स ने अपने हिसाब से कर दी हैं। नाउ इनके इस कमेटी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, ठीक है। The committee has proposed that the following people be considered as Assamese people for the purpose of clause 6, ठीक है। इन लोगों को इन्होंने बता दिया कि किन किन लोगों को असामीज कंसिडर किया जाएगा। नाउ कौन लोग होंगे? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर पार्ट ऑफ Assamese community residing in the territory of Assam on or before January 1st 1951, 1951 से पहले रहने वाले Assamese community के members, any indigenous tribal community of Assam residing in the territory of Assam on or before 1951, ठीक है, और any other indigenous community, indigenous मतलब वहां की tribe community of Assam residing in the territory of Assam on or before 1951, और all other citizens of India residing in the territory of Assam on or before January 1951। मतलब मान लो कोई इंसान 1930s में असम माइग्रेट कर जाता है, वो इंसान पंजाब का है पर वो ना 1930s में असम चले जाता है, अब उसके बच्चे वगैरह भी होंगे, तो वो 1951 से पहले असम आ गया था ना, तो उसे असामीज ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एंड डिसेंडेंट्स ऑफ द अबव कैटेगरीज, ये जो 4 कैटेगरीज ऊपर दिए हैं इनके बच्चों को, डिसेंडेंट्स को, ठीक है। अब ये हैं असामीज लोग अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी। अब इनको सेफगार्ड्स क्या दिए जाएंगे? द पैनल रेकमेंड्स फॉलोइंग सेफगार्ड्स टू द असामीज पीपल: 80 to 100% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट्री सीट्स, असेंबली सीट्स एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। 80 to 100% रिजर्वेशन इन ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। देन लैंड राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर 80 to 100% jobs under government of Assam and state government undertaking and 70 to 100% vacancies arising in private partnerships, ठीक है। प्लस लैंग्वेज को लेके सेफगार्ड्स क्या होंगे? Assamese language shall continue to be the official language throughout the state with provisions for use of local languages in Barak Valley, Bodoland Territorial। ये जो बारक वैली है और जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स है इनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, थोड़ी सी असमीज से अलग, तो इनकी लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन दिया जाएगा और असमीज लैंग्वेज को पूरा रिकॉग्निशन दिया जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ एन असमीज लैंग्वेज पेपर फॉर रिक्रूटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज विद ऑल्टरनेटिव्स फॉर बारक वैली डिस्ट्रिक्ट्स, हिल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। मतलब जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम में पंजाबी का एक पेपर मैंडेटरी होता है, वैसे ही असम की अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, रिक्रूटमेंट का एग्जाम होगा, उसमें असमीज लैंग्वेज का पेपर मैंडेटरी होगा। ये और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस व्हिच विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ असमीज पीपल, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरी न्यूज पे, द मेन ब्रिक्स टू यूज इंडिया स्टील फ्रेम। नाउ आर.के. राघवन ने ये आर्टिकल लिखा है, इन्होंने क्या करा है, अभी रिसेंटली यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं, तो उस पे आर.के. राघवन कहते हैं कि हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो भी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अंडर सिविल सर्विसेज वो सही हो रही है, क्या हम अच्छे लोग रिक्रूट कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिविल सर्विसेज में, वो सारी चीजों को हमें होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। नाउ आर.के. राघवन यूज द वर्ड स्टील फ्रेम, क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हिस्टोरिकली ब्रिटिश टाइम से ही हमारी जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, ब्रिटिश टाइम्स की जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था कि इसके बिना इंडिया गवर्न नहीं हो सकता, ये स्टील फ्रेम है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है जिसके बिना हमारी ह्यूमन बॉडी की शेप नहीं आ सकती, वैसे ही इंडिया की शेप नहीं आ सकती अगर ये ब्यूरोक्रेसी ना हो, बिकॉज दिस ब्यूरोक्रेसी इज इंडियाज स्टील फ्रेम। क्लियर? तो द मेन ब्रिक्स टू यूज इंडिया स्टील फ्रेम, कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है हमारे सिविल सर्विसेज की और क्या क्या अच्छी बातें हैं हमारे सिविल सर्विसेज की, उस सारी बातों को एनालाइज करा है ब्रीफ में आर.के. राघवन ने। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने के लिए कई बारी। चलिए देख लेते हैं
क्या क्या बोला है ब्रीफ में। वैसे आई वुड एडवाइज दैट यू रीड दिस आर्टिकल गिवन बाय आर के राघवन। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको दे दूंगा नोट्स में, और वो हम डिस्कस भी कर लेंगे। पर फिर भी एक बारी एस्से के लिए आपके लिए काफी ज्यादा काम आ सकता है अगर आप ये आर्टिकल हूबहू ऐसे ही पढ़ लो। वाई? बिकॉज एस्से में एक पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। वो आर्टिकल से आपको काफी सीखने को मिलता है, आपको कैसे लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज कैसे लिखना है, कैसे मतलब आपको कौन सी टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है। तो ये आर्टिकल आप प्लीज पढ़ लेना इसे। खैर, आर के राघवन कहते हैं दिस आर्टिकल cites certain good and bad aspects of civil services recruitment, कि सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। पर आर के राघवन कहते हैं कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, हमें फिर भी कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछने चाहिए सिविल सर्विसेज को लेके। फ्यू क्वेश्चंस दैट शुड बी आस्क। पहला क्वेश्चन, आर द राइट टाइप ऑफ मेन एंड वुमेन बीइंग इंडक्टेड इनटू द हायर ब्यूरोक्रेसी? क्या हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या ये फूल प्रूफ है? इस प्रोसेस के थ्रू सही लोग चुने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए? ये क्वेश्चन पूछना होता है। और अगर नहीं तो क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए हमें? देन, इज देयर एनी मिड करियर रिव्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस? कई सालों की सर्विस के बाद क्या आईएएस आईपीएस या जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका रिव्यू होना चाहिए? क्या उनका रिव्यू हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस का, कि 10 साल हो गए एक आईएएस ऑफिसर को, उसने इन 10 सालों में कैसा परफॉर्म कराया है? क्या ऐसा रिव्यू एग्जिस्ट करता है? और अगर नहीं, और अगर हां, तो क्या उस रिव्यू में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए? ठीक है। एंड देन, आर द मिसफिट्स एंड डिसऑनेस्ट वीडेड आउट ऑफ द सर्विस? जो सिविल सर्वेंट्स मिसफिट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, जो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, रिव्यू में जिनका पता चल रहा है, क्या उन्हें सक्सेसफुली आप सर्विसेज से बाहर निकाल पा रहे हो? ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच शुड बी आस्क्ड। ऑलराइट, नाउ द गुड एस्पेक्ट्स। क्या अच्छे एस्पेक्ट्स हैं सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग टू आर के राघवन? द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज क्लिनिकल, रिग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट है, स्ट्रेसफुल नहीं, रिग्रेस है, मतलब मुश्किल है, और ऑब्जेक्टिव है। प्लस दूसरा आर्ग्यूमेंट पता है क्या देते हैं आर के राघवन? वो कहते हैं कि अनलाइक स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ना धांधलेबाजी के एलिगेशंस लगते आए हैं कि इधर करप्शन होती है, पैसे दे के रिक्रूटमेंट होती है, वगैरह वगैरह। अभी तक यूपीएससी को ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही माना गया कि यूपीएससी में उस लेवल की धांधलेबाजी नहीं होती है। तो unlike their state counterparts, State Public Service Commission, UPSC has been working quite honestly, और ये मतलब प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं, फेयर सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। प्लस तीसरी अच्छी बात पता है क्या है? कि बहुत सारी ऐसी हमें स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जो डिसएडवांटेज सेक्शन से लोग सिलेक्ट हो जाते हैं आईएएस में। जैसे विजुअली चैलेंज्ड कोई लोग सिलेक्ट हुए हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोग सिलेक्ट हुए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग सिलेक्ट होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लोग बहुत ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम वेरियस डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर selected, and this is quite encouraging. Then, successive governments have taken enormous care to make our higher civil services reflect social diversity of our country. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीजन के, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही सिविल सर्वेंट्स हैं। जो भी हमारे देश की सोशल डाइवर्सिटी है वो सारी रिप्रेजेंट होती है सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज इज लाइक अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं ये। पर बुरे एस्पेक्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? It is alleged that members of prestigious IAS IPS are quite insensitive towards the needs of the poor. IAS IPS ऑफिसर जैसे कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, ये काफी इनसेंसिटिव हैं, एलिगेशंस ऐसे लगते आए हैं। प्लस दे आर ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल टू पीपल। ठीक है, बहुत अप्रोच लगानी पड़ती है तब जाके आप इन तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचा सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सिविल सर्विसेज, वेदर इट्स आईएएस और आईपीएस, ग्रीड और करप्शन के बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते आए हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है। प्लस sheer workload of a collector and SP prevents them from finding time to interact with every citizen. Thus, they are inaccessible to the common man and this shows the entire administration in bad light. अब उनपे एक और भी चीज है, जो कलेक्टर और एसपी होते हैं ना, उनपे काम बहुत ज्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो डेली इंटरैक्ट नहीं कर सकते सिटीजन से। और इसी वजह से ना लोग मानते हैं कि ये तो हायर ब्यूरोक्रेसी हमारी रीच के बाहर है, और ये जो हायर ब्यूरोक्रेसी है ये सिर्फ अमीरों को एक्सेसिबल है, अमीरों के लिए ही काम करती है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। दिस शोज द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन बैड लाइट।
ठीक है, कि आपकी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक इज कि ऑफिशियल्स एट द लोअर लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे हैं, वो काफी इनसेंसिटिव हैं और काफी ज्यादा उन पे ब्राइब्स के एलिगेशन लगते हैं, करप्शन के एलिगेशन लगते हैं। Officials at the lower level of bureaucracy are either insensitive or demand illegal gratification to provide a service which is the fundamental right of every citizen. यहां कहने का मतलब पता क्या है कि वो चीजें जो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए विद बाय द वर्च्यू ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, उनके लिए उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले तक लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जो हर सिटीजन का राइट है, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। अपनी रजिस्ट्री को चेक करना, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना जो हर सिटीजन का राइट है, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इंडिया में ना उन चीजों के पैसे देने पड़ते हैं जो चीज फॉरेन में ना लोगों को ऐसी ही मिल जाती है एज सिटीजन्स को, ठीक है। तो इसीलिए करप्शन लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा है। एक जगह से दूसरी जगह फाइल पहुंचानी है तब आपको किसी को पैसे देने पड़ते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। ऑलराइट, बाकी अगेन ये उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं और उन्होंने एंड ऐसे करा है, एंड का जो पैराग्राफ है आर.के. राघवन के आर्टिकल का, वो ऐसा है कि उनका ज्यादातर कंसर्न ना पुलिस से है, क्योंकि वो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं आर.के. राघवन। तो वो कहते हैं ज्यादा प्रॉब्लम मुझे पुलिस में लगती है। आईएएस में भी है पर पुलिस में भी है, तो इसीलिए रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स आ रही है वो इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को रिफॉर्म कर दे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें थी। नाउ हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे। नेक्स्ट इशू बड़े ब्रीफ में हम करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट। नाउ राइट बाय बर्थ ऑन डॉटर्स एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसके लिए मैं आपको ना एक बैकग्राउंड बता देता हूं। 1956 में ना हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक फादर की जो भी प्रॉपर्टी है ना वो उसके बेटों में बराबर से बंट जाएगी अगर विल वगैरह नहीं बनाई है, ठीक है। एक फादर की प्रॉपर्टी पे उसके जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं उनका हक होता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में बोला गया था। नाउ उस एक्ट में यह नहीं बोला गया था कि प्रॉपर्टी पे डॉटर्स का भी हक है, राइट। तो यह सिचुएशन चल रही थी कि फादर की प्रॉपर्टी बेटों में ही बंट जाती थी, डॉटर्स का कोई हक नहीं होता था। बट बैक इन 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट डाली इस हिंदू सक्सेशन एक्ट में। उस अमेंडमेंट के तहत अब डॉटर्स को भी 2005 के बाद डॉटर्स को भी हक मिलने लग गया अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो अंडर 2005 अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर एक फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी बेटों और बेटियों दोनों में बंटेगी, ठीक है। सो डॉटर्स वर कंसिडर्ड एज को पार्सनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये माना जा रहा था अभी तक, मतलब ये अमेंडमेंट के बाद हो गया था। बट इस अमेंडमेंट के बाद ना एक क्वेश्चन, एक अनोमली अभी भी रह गई थी। वो अनोमली पता क्या थी कि मान लो एक फादर है, एक इंसान है, उसकी 2000 में डेथ हो जाती है, ठीक है। 2000 या 2001 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब 2005 में अमेंडमेंट आई थी। मान लो 2006 में जाके उसकी सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होता है ना, उसमें बेटियां भी मांगती हैं हक। वो कहती हैं 2005 के बाद तो हमारा हक बनता है कि अब हमारा भी हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में। तो बेटे कहते हैं नहीं, बेटे कहते हैं और उनके लॉयर्स ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये 2005 के बाद हुआ है। बट फादर की डेथ तो 2001 में हो गई थी, राइट। तो इसीलिए 2005 तक अगर आपके फादर जिंदा है तो ही बेटियों का हक होगा, नहीं तो उससे पहले अगर फादर की डेथ होगी तो बेटों का हक होगा। और ये जो ओपिनियन था ना लॉयर्स का और जो बेटों का था, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था 2015-16 में एक केस में कि 2005 से पहले अगर कोई किसी फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पे बेटों का ही हक होगा। हां, अगर 2005 में जब ये अमेंडमेंट आई थी तब फादर जिंदा था, उसके बाद से बेटियों का हक होगा, राइट। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है नाउ इन 2020, जिसमें उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2005 से पहले भी अगर फादर की डेथ हो गई तो भी बेटियों का हक होगा। यह सिचुएशन है। The latest decision of Supreme Court on the right of Hindu daughters on ancestral property corrects an obvious anomaly in the interpretation of a crucial amendment to the Hindu Succession Act. ठीक है? The verdict settles the question whether the co-parcenary right मतलब ये जो बेटों में बट जाती है बाप की जायदाद वगैरह, है ना। co-parcenary मतलब बच्चों में बटना। Whether the co-parcenary right
of daughters come into effect only if the father through whom they claim that right was alive on the day of amendment came into force. ठीक है. Now 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलावती केस में. उसमें उन्होंने कहा था कि अगर फादर की डेथ पहले हो जाती है 2005 से पहले तो बेटियों का कोई हक नहीं है. नो अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसने इस 2015 की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है. The court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as co-parceners on the daughters in Hindu families governed by Mitakshara law, and this right accrued by birth. Mitakshara law पता क्या है? ये एंशियंट हिंदू लॉ है जिसमें फादर की प्रॉपर्टी कैसे बच्चों में बांटी जाएगी उससे डील करता है. ठीक है. तो ये जो अभी रीसेंट कोर्ट की जजमेंट आई है उसने 2015 की जजमेंट को ओवररूल कर दिया है और उसने कहा है नहीं बेटियों का हक है वेदर फादर वाज अलाइव इन 2005 और ही वाज डेड वे बिफोर 2005. ठीक है. नाउ कोर्ट ने अपनी रीजनिंग क्या दिया, कोर्ट ने रीजन क्या दिया है इस जजमेंट का. कोर्ट ने बोला है कि ये जो डॉटर्स का राइट है ना ये फादर के 2005 में अलाइव होने से नहीं आता. डॉटर्स का राइट आता है उनके बर्थ से. अगर डॉटर्स उस फादर की बेटियां हैं, उस फादर के घर में जन्म लिया है तो उनका राइट है वेदर दैट फादर वाज अलाइव इन 2005 और नॉट. ठीक है. सो इट लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ वंस को-पार्सनरी राइट इन वंस बर्थ. सेकेंड, it finds that there is no necessity for a predecessor co-parsoner यानी कि father to be alive for one to acquire that status, as what is relevant is birth within the degrees of succession to which it extends. ठीक है. In that sense, the legislation, even though it comes into effect on a prescribed date 2005 में, is retroactive in its application. मतलब 2001 में भी किसी की डेथ हुई और प्रॉपर्टी बंटनी थी तो डॉटर्स का राइट अमेंडमेंट से पहले भी चले जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोएक्टिव हो जाती है. इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स दैट द लेजिस्लेशन मेक्स इट क्लियर दैट द डॉटर्स राइट्स आर सेम एज दैट ऑफ अ सन एंड एज इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. तो एक डॉटर का राइट और सन का राइट बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट. ऑलराइट. तो इसी के साथ हमारे काफी इश्यूज खत्म हो जाते हैं. अब हम लास्ट इशू पे आ जाते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. नाउ ये जो आर्टिकल है ना इसका स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए शेयर करा है, वैसे पूरे आर्टिकल का स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करा है, सिर्फ टाइटल का करा है. वो इसलिए कि आई पर्सनली वांट कि आप ये आर्टिकल खुद पढ़ो. इससे प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस शायद ना आए बट मेंस में थोड़ा बहुत आपको इस आर्टिकल का फायदा हो सकता है, स्पेशली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की बात करेंगे राजीव भार्गव. ऑलराइट. प्लस ज्यादा फायदा आपको इसका एस्से में होगा. जो लैंग्वेज यूज करी है, जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म को एक्सप्लेन करा है और बोल रहे हैं कि ये अब अंडर थ्रेट है, वो लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू अटेम्प्ट योर एसेज. ठीक है. बाकी मेंस में भी इसका आपको फायदा हो सकता है, प्रीलिम्स में इतना फायदा नहीं है. तो आई वुड वांट कि आप ये आर्टिकल खुद पढ़ो एक बारी अलॉन्ग विद सिविल सर्विसेज वाला आर के राघवन वाला आर्टिकल. ये दोनों आर्टिकल्स आप हिंदू में से प्लीज खुद पढ़ना. ठीक है. तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. आई होप यू लाइक दिस फॉर्म ऑफ लेक्चर. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट्स जरूर लिखिए. ठीक है. We'll see you next time, hopefully with my face on the video. Next time with more stuff. Thank you.